अच्छा, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग जो देख रहे हैं वो है हमारी टेक्सोनॉमी। एंजियोस्पर्म की टेक्सोनॉमी में जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल लेयर्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म टेक्सोनॉमी में जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल लेयर्स। वॉल लेयर्स में बात करते हैं, एक एक करके देखते चलना। सबसे पहले है एपिडर्मिस। वॉल लेयर्स हम लोगों ने कल बात करी थी, दो टाइप की लेयर्स बनती है, एक बनती है आउटर लेयर और एक बनती है इनर लेयर। जो आउटर लेयर है वो क्या बनाती है, सारी वॉल्स जितनी भी बनती है आपकी एपिडर्मिस, मिडिल लेवल, मिडिल लेयर जिसे हम बोलते हैं, या टैपेटम, वो सारी कौन बनाती है, आउटर लेयर बनती है। और जो इनर लेयर बनती है वो क्या बनाती है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले वॉल लेयर्स की बात करें। सबसे पहले ये एपिडर्मिस, दिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एनिमल which are parenchymatous. Their breadth is more than its length. इनकी breadth इनकी length से ज्यादा होती है। These cells divide only by intercranial diffusion. माफ करेंगे, एपिडर्मल सेल्स जो है ये केवल एंटीक्रानियल डिफ्यूजन से डिवाइड होती है। ऑब्वियस बात है, बिकॉज़ दे इंक्रीज इन देयर नंबर, इनको लेयर्स तो बनानी नहीं है। एपिडर्मल लेयर एक ही लेयर है, उसमें उसको लेयर नहीं बनानी, उसको केवल अपना नंबर इंक्रीज करना है। As the anther become mature, these cells become greatly stretched to keep pace with the enlargement of anther, and as a result, it start disintegrating, especially plants of dry habits. The withering remains of epidermis is seen in maturity of anther. In epidermis of Alangium, anther, few stomata have been reported. देखो तो ये बात क्या कह रहा है, ये जो सेल्स है ये एंटीक्रानियल डिवाइड करती है, और जैसे जैसे एंथर का साइज बड़ा होता चला जाता है, ये क्या होती चली जाती है, खिंचती चली जाती है। ठीक है, इनमें खिंचाव होता है, और इसीलिए मैच्योरिटी व्हेन द एंथर्स गेट मैच्योर, तो एंथर के मैच्योर होने के बाद उसके डिस्पर्सल में, पोलन ग्रेन्स के डेहिसेंस में या पोलन ग्रेन्स के डिस्पर्सल में ये कहीं ना कहीं एपिडर्मल लेयर क्या करती है, मदद करती है। क्यों? क्योंकि एक तो क्या होता है कि खिंचती है और ड्राई हो जाती है, एक टाइम में ये ड्राई हो जाती है, तो उसके बाद उसमें क्या होने लग जाता है, विदरिंग, यानी कि क्रैक आने शुरू हो जाते हैं, जो उसको डेहिसेंस से डिस्पर्सल में हेल्प करता है। ये चीज ड्यूरिंग द मैच्योरिटी भी देखने को मिलती है, और ये चीज हमें ड्राई हैबिटेट्स में भी देखने को मिलती है, यानी कि सूखी जगहों पर जहां पानी की कमी रहती है, वहां पर भी एपिडर्मल लेयर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद सेकंड जो लेयर बनती है वो है आपकी एंडोथेलियम। These layer of cell lie immediately below the epidermis. Epidermis के नीचे रहती है ये। Its maximum development is obtained at the time of pollen dehiscence. इसको आप अंडरलाइन करेंगे। pollen dehiscence यानी कि जिस टाइम पर pollen निकलते हैं, pollen का डिस्पर्सल होता है, उस टाइम पर इस लेयर में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है। It may be unilayered or two layered. एक लेयर, दो लेयर, दो भी कैसी हो सकती है। These cells become radially elongated, and from their inner tangential wall, fibrous band of alpha cellulose run upwards, ending near the outer wall of each cell. These bands may be U-shaped. However, in Melothria, they are in form of spiral veins. In Monocardica, they are in form of transverse veins. In aquatic plant like Utricularia and Wolfia, the fibrous thickenings are present. In those plants whose flower never open, they lack fibrous band as they do not possess any special mode of lysis. In the shallow groove present between the two sporangia, microsporangia of an envelope, the hypodermis present at the level of endothelium remain involved in form. देखो क्या कह रहा है ये चीज, इसको बता देते हैं एक बारी। दरअसल क्या होती है, जो दूसरी लेयर है वो क्या है आपकी एंडोथेलियम। पहली होगी एपिडर्मिस, दूसरी है एंडोथेलियम। एंडोथेलियम जो लेयर है, इट इज मैक्सिमम डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ पोलन डेहिसेंस। तो याद रखना, मैं दो लेयर्स बना के मैं दो सेल्स पे बना रही हूँ। ये तो ऊपर की हो गई एपिडर्मल लेयर, ठीक है, ये नीचे की हो गई आपकी एंडोथेलियल लेयर, एंडोथेलियल सेल्स। दरअसल होता क्या है, ये जो एंडोथेलियल सेल्स होती है इनकी टेंजेंशियल वॉल्स क्या होती है, जैसे ये कमरा है, अगर इस कमरे को हम एक सेल माने तो टेंजेंशियल वॉल्स कौन सी होंगी, जो सामने की तरफ है, ये जो होंगी वो क्या होंगी, इसकी टेंजेंशियल वॉल। ये दोनों वॉल्स कैसी होंगी, लैटरल वॉल्स, और ये जो वॉल्स होंगी, ये जो आप इस तरफ और इस तरफ देख रहे थे यार,
टेंजेंशियल वॉल, ठीक है। तो इन टेंजेंशियल वॉल पर क्या मिलता है, जो आप आगे मतलब इसकी जो आगे की तरफ है और जो इसके पीछे की तरफ है, दे आर टेंजेंशियल वॉल। तो इन टेंजेंशियल वॉल्स पर क्या मिलता है, इन टेंजेंशियल वॉल्स पर मिलता है अल्फा सेलुलोज। अल्फा सेलुलोज, अल्फा सेलुलोज की क्या मिलती है, थिकनिंग मिलती है। जैसे हम कहते हैं सुबेरिन की थिकनिंग, जैसे हम कहते हैं क्यूबिक की थिकनिंग, ऐसे ही अल्फा सेलुलोज की इसमें क्या मिलती है, थिकनिंग मिलती है। ये थिकनिंग कैसे भी हो सकती है, मोस्टली अगर हम बात करें जो हम लिख के आते हैं वो हम लिख के आते हैं यू शेप, क्योंकि आपके पास कई सारी की है कि किसी में ट्रांसवर्स मिल रही है, किसी के अंदर स्पाइरल पैटर्न थिकनिंग मिल रही है, तो मैं वो सब नहीं लिखना है, एग्जाम में नहीं जाना है। हम केवल क्या बोल रहे हैं, एट द टेंजेंशियल वॉल्स, टेंजेंशियल वॉल या रेडियल वॉल्स में इनको आपको देखने मिल जाता है। टेंजेंशियल वॉल्स या रेडियल वॉल्स में किसका, अल्फा सेलुलोज की क्या मिलती है, थिकनिंग मिलती है, और ये थिकनिंग कैसी होती है, यू शेप्ड होती है। बेसिकली इसमें हेल्प करती है कि कैसे हेल्प करते हैं पोलर डायलिसिस में, ये जो अल्फा सेलुलोज होते हैं, ये अल्फा सेलुलोज के जो बैंड है, दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। कैसे होते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो बाहर एनवायरनमेंट से ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो these alpha cellular band, they are hygroscopic in nature, and due to their hygroscopic nature they can absorb water from the from the environment, और environment से water absorb करने के बाद ये swelled up होते हैं, और swelled up होने के बाद they help in the dialysis of the pollen grains। क्लियर। तो एंडोथेशियल की जो वॉल्स होती है, पहली वॉल थी हमारी एपिडर्मिस की वॉल, दूसरी वॉल थी हमारी एपिडर्मिस की वॉल, वो एंडोथेशियल की वॉल। एंडोथेशियल की वॉल जो है इसका जो मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है वो कब होता है, एट द टाइम ऑफ पोलन डेहिसेंस के टाइम पर। अब क्या होता है इसके पोलन डेहिसेंस के टाइम पर, कैसे हेल्प करता है ये, इसकी टेंजेंशियल वॉल्स में अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग पाई जाती है, अल्फा सेलुलोज के बैंड्स पाए जाते हैं, एंड दीस अल्फा सेलुलोज बैंड्स, they are hygroscopic in nature, they are U-shaped, and they can absorb water from the environment, and they help in the dialysis। क्लियर। चलिए नेक्स्ट लेयर है आपकी मिडिल लेयर। एक दे दो भाई, तुम दोनों एक में आ जाओ। नेक्स्ट लेयर है थर्ड लेयर, मिडिल लेयर। नेक्स्ट टू एंडोथेलियम 1 to 3 लेयर मिडिल लेयर प्रेजेंट। इसको अंडरलाइन करें कि 1 to 3 लेयर। एक्चुअली क्या होता है कि जो एंडोथेलियल की लेयर है और एपिडर्मिस की लेयर है, ये मे बी 1 लेयर हो सकती है, मे बी 2 लेयर हो सकती है, पर मिडिल लेयर जो होती है ये हमेशा 2 से 3 तो ये रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टू एंडोथेलियम 1 to 3 मिडिल लेयर आर प्रेजेंट। They become flattened and crushed at the time of meiotic division in microspore mother cell, but there are few exceptions. For example, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको दिए हुए हैं, वो अगर आपका मन करे तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। केवल आपको ये याद रखना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पोलन डेवलपमेंट, या जब माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करके क्या बनाती है, पोलन ग्रेन बनाती है, उस टाइम पर ये नष्ट हो जाती है, ठीक है। उस टाइम पर ये नष्ट हो जाती है, दे बिकम फ्लैटेंड एंड crushed at the time of meiotic division in microspore mother cell। मिडिल लेयर का क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ मिडिल लेयर। तो सेल्स ऑफ मिडिल लेयर disintegrate finally to provide nourishment to the growing microspore mother cell। इनका फाइनली काम क्या है, नरिशमेंट देना माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को, ठीक है, to the growing microspore mother cell। नेक्स्ट है टैपेटम। इसके बाद नेक्स्ट आपका टैपेटम। द इनरमोस्ट वॉल लेयर इज कॉल्ड टैपेटम। सबसे अंदर की लेयर कौन सी है, टैपेटम। दिस इज ऑफ ग्रेट फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस as all the food material enter the sporogenous tissue passes through this layer। जितना भी खाना, उन्होंने कहा कि कोई सबसे नीचे टैपेटम है, टैपेटम से ऊपर क्या है, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर डिसइंटीग्रेट हो रही है, लेकिन टैपेटम तो डिसइंटीग्रेट नहीं हुई। एट द टाइम ऑफ द पोलन डेवलपमेंट मिडिल लेयर डिसइंटीग्रेट हो गई, डिसइंटीग्रेट करके वो क्या दे रही है, फूड कर रही है। तो जितना भी सारा खाना है वो कहां से होकर गुजरेगा, टैपेटम से होकर गुजरेगा, डेफिनेटली बात है, ठीक है। These cells are filled with dense cytoplasm। माफ करें, ये सेल, इन सेल्स के बाद बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है। Generally, the origin of tapetum is from parietal cell, like in tubercle, but in most angiosperm, origin is of dual region. For example, the outer side of the tapetum in enter is contributed by parietal layer, while the inner of tapetum is derived by connective tissue. These part of tapetum are designated as P tapetum and C tapetum. In few members like Electra, Electra कौन सी है, आपने याद नहीं करना। Here, tapetal cell towards the outside of the enteric are smaller।
यहां तक मार्क करो, पी टैपिडम एंड सी टैपिडम रिस्पेक्टिवली। देखो ये क्या कह रहा है, आपको पता है ना, अगर मैं एंथर का डायग्राम, स्टेमन का अगर मैं डायग्राम बनाती हूँ तो स्टेमन का हमारा डायग्राम कैसे है, इस तरह से होता है भाई, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, कनेक्टिव वाला पार्ट है कि नहीं। और ऊपर का जो अगर मैं डेवलपमेंट बात करूं आपसे, देखना वो हमेशा टीएस स्टार्टिंग पर देखने से डायग्राम आएगा। इसी तरह से आएगा कि नहीं आएगा डायग्राम, टीएस मैंने ऊपर का एंथर का केवल टीएस का है, टीएस स्टार्टिंग का इस तरह का डायग्राम आएगा कि नहीं आएगा, कि जो नीचे का जो पार्ट है, नीचे का कनेक्टिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब हमने डेवलपमेंट पढ़ा था एंथर के माइक्रोस्कोप नीचे का डेवलपमेंट पढ़ा था, मैंने बताया था आउटर इज द पेराइटल लेयर, इनर इज द स्पोरेशियस लेयर, बताया अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, कल पढ़ा है, ठीक है। तो जो टैपिडम है, आप जैसे मान लीजिए है तो यहाँ पर ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसमें ये वाली लेयर क्या है, टैपिडम। और फालतू का सारी बस एक याद करने वाली चीज है, हालांकि टैपिडम में बस इतना ही बहुत है, ये जैसे टैपिडम है, ठीक है। तो टैपिडम की जो बाहर की लेयर है, यानी कि जो इस साइड की लेयर है, जो बाहर की लेयर है, वो किससे बन रही है, इसमें वो बन रही है पैराइटल लेयर से, यानी कि जो कि आपकी, जिसने आपकी एपिडर्मिस बनाया है, जिसने आपकी एंडोथेलियम बनाई है, जिसने आपकी मिडिल लेयर बनाई है, पैराइटल लेयर। तो टैपिडम की बाहर की जो लेयर है, उस साइड की जो लेयर है, वो तो कौन बना रहा है, पैराइटल बना रहा है, लेकिन जो अंदर की तरफ की लेयर है, वो किसकी वजह से बन रही है, ड्यू टू द कनेक्टिव। तो ऐसा माना जाता है, कुछ साइंटिस्ट को ऐसा माना जा रहा है कि जो बाहर की तरफ की लेयर है, इट इज फॉर्म बाय द पैराइटल लेयर एंड इनर साइड ऑफ द टैपिडम इज फॉर्म बाय द कनेक्टिव टिश्यू। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि जो बाहर की तरफ की जो टैपिडम है, इट इज कॉल्ड पी टैपिडम, और अंदर की तरफ की जो टैपिडम है, इट इज कॉल्ड सी टैपिडम, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है बच्चों। नीचे बेस्ड ऑन इट्स नेचर टैपिडम इज ऑफ फॉलोइंग टू टाइप। अब इसके नेचर की बेसिस पर टैपिडम दो टाइप का होता है, एक तो है अमीबॉइड और पेरिप्लाज्मोइड टैपिडम, और एक है आपका सिक्रीटरी टैपिडम। सबसे पहले अमीबॉइड टैपिडम। In few general families, wall of the tapetal cell break down, the protoplasm moves inside the locule of anther cavity. Here, the protoplasm of all tapetal cell coalesce to form a mass called as tapetal plasmodium periplasmodium fluid. आपको केवल क्या याद रखना है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको केवल और केवल इनकी डेफिनेशन याद करनी है कि व्हाट इज अमीबॉइड टैपिडम एंड व्हाट इज सिक्रीटरी टैपिडम। वो मैं आपको यही बता दे रही हूँ क्योंकि बात पीछे आपको बहुत सारा दे रखा है, पूरे में नहीं जाना है। अमीबॉइड टैपिडम और नीचे है सिक्रीटरी टैपिडम। नाम से समझ में आ रहा है सिक्रीटरी टैपिडम, यानी कि ऐसी टैपिडम जो कंटिन्यूअसली क्या करेगी, सिक्रीशन का पार्ट प्ले करेगी, नहीं करेगी। सिक्रीटरी का मतलब क्या होगा, सिक्रीशन। एमीबॉइड टैपिडम जो होती है ये एपिमेरल टाइप होती है। एपिमेरल यानी कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द पॉलन डेवलपमेंट, कि एक बार में अपना सारा खाना माइक्रोस्पोरेंजिया की जो कैविटी है उसमें घुस देती है इन द फॉर्म ऑफ द प्लाज्मोडियम। इन द फॉर्म ऑफ द प्लाज्मोडियम इसकी सारा खाना एक बार में पहुंच जाता है। एक बार में पहुंचने के बाद टैपिडम डिसइंटीग्रेट हो जाती है। दैट मींस अगर फ्यूचर में इसको खाने की जरूरत है तो देयर इज नो वे फॉर द फूड, ठीक है। पॉलन के पास कोई तरीका नहीं है, एक बार में खाना दिया खत्म, खाना देने के बाद डिसइंटीग्रेट। सिक्रीटरी टैपिडम क्या होती है, अंडर द पॉलन ग्रेन्स डेहिसिस, जब तक पॉलन ग्रेन डेहिसिस नहीं हो जाता सिक्रीटरी टैपिडम, तब तक खाना उनको देती रहती है, ठीक है। तो इस तरह से होती है। तो आपके पास आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है। सिक्रीटरी टैपिडम को ग्लैंडुलर टैपिडम भी कहा जाता है। तो इसमें देखो यहाँ दे रखा है the amoeboid tapetum में मार्क करना, the tapetal cell breakdown in the protoplasm moves inside the locule of anther cavity. Here the protoplasm of all tapetal cell coalesce to form a mass known as tapetal periplasmodial fluid, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाओ, सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर टैपिडम में। नेक्स्ट पेज पे जो आपको दे रखी है सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर टैपिडम, इसमें देखना, in this type of tapetum the tapetal cell remain intact throughout the microspore development. पूरे माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट तक रहते हैं ये। And the nutrition from these cells is secreted slowly in the anther cell. However, at pollen maturity they show disintegration. जब pollen mature हो जाते हैं और डेहिसिस के लिए तैयार होते हैं, उस टाइम पर ये डिसइंटीग्रेट होते हैं, ठीक है। तो इन दिस टाइप से लेकर आप पूरा डिसइंटीग्रेशन में कैसे मार्क करेंगे।
देखो एक चीज है वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी जो आपकी ग्लैंडुलर टेपिटम से रिलेटेड है। इतना सारा तो हम इसके पॉइंट्स में नहीं पढ़ेंगे। दो वर्ड है क्योंकि ये डायरेक्ट पूछने जाते हैं। देखो वो दो वर्ड क्या है, एक तो है प्रोयूबिश बॉडी और एक है यूबिश बॉडी। एक है प्रोयूबिश बॉडी और एक है यूबिश बॉडी। देखो प्रोयूबिश बॉडी और यूबिश बॉडी क्या है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का सब तरीका एक है, दोनों का कंपोजिशन एक है, लेकिन सिर्फ अंतर क्या है, प्रोयूबिश बॉडी जो है हम तब कह रहे हैं जब वो टेपिटम के अंदर प्रेजेंट है, जो टेपिटल की सेल्स हैं टेपिटल सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, तब हम उनको कह रहे हैं प्रोयूबिश बॉडी। एंड व्हेन दे कम आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब कहां पर, जब वो माइक्रोस्पोरेंजियरी कैविटी जहां पर आपके माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं उस टाइम पर जब वो बाहर आकर तो माइक्रोस्पोर को घेर लेते हैं, तब हम उनको कहते हैं यूबिश बॉडी। देखिएगा कैसे, देखो बच्चों कोई बात नहीं बाद में बनाना। ये चीज है। तो एट द टाइम ऑफ द मियोसिस, जब मियोसिस चल रहा होता है या फिर उससे पहले की जब चीज होती है, एट द टाइम ऑफ मियोसिस, मियोसिस अभी हो नहीं रहा है, माइक्रोस्पोर अब बन नहीं रहे हैं, मियोसिस होगा, तो ये जो टैपिटल वॉल्स होती है इन टैपिटल वॉल्स में मिलती है थिकनिंग। इन टैपिटल वॉल्स में क्या मिलती है, थिकनिंग। इररेगुलर थिकनिंग होती है, जरूरी नहीं है एक जैसी हो, इररेगुलर थिकनिंग हो जाती है इस तरह से। और जितना भी जो फूड होता है कैपिटल सेल में, जो फूड होता है बेसिकली मैंने भी अभी शुरू में लेक्चर में पढ़ा था कि कैपिटल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, बड़ा साइटोप्लाज्म होता है। इसका जो साइटोप्लाज्म है और अपना नंबर इंक्रीज करता है क्योंकि उसकी जैसे कॉलम ग्रेन्स बनेंगे उसमें फूड की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या करता है अपना साइटोप्लाज्म अपना और गाढ़ापन इंक्रीज करता है। और वो गाढ़ापन किससे इंक्रीज करता है, इसके अंदर डिक्टियोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब का नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आप चाहो तो आप आपकी बुक में दो तीन लाइनें दे रखी हैं, आप पढ़ सकते हो इन चीजों को, और आई वुड वांट कि आप इनको पूरी इस तरह से लाइन बाय लाइन पढ़ें। देखो फर्स्ट में आपको दे रखा है द कैपिटल सेल हैव लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, प्रोयूबिश बॉडी एंड फ्यू डिक्टियोसोम। ठीक है, सेकंड में देखो the cytoplasm become dense as the number of ribosome and pro-Ubish body increase. Last line, second वाली point की last line. The cytoplasm become dense as the number of ribosome and pro-Ubish bodies increase. थर्ड में देखो during meiosis the pro-Ubish body increase. ठीक है, फिर से वही। फोर्थ में देखना at the time of development of pro-Ubish body are surrounded by ribosome. फिफ्थ में आ जाओ। अब अभी तक हमारा क्या हुआ है, ये देखो अभी तक क्या हुआ है कि जैसे जैसे अभी तक हमारा मियोसिस हो रहा है, अब मियोसिस अभी तक हुआ नहीं, मियोसिस हो तब तक क्या था, प्रोयूबिश बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, इन सबका नंबर क्या हो गया कैपिटल सेल में इंक्रीज हो गया। ठीक है, इन सबका नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब जैसे ही मियोसिस होगा तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ना बच्चों, ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहते हैं, इस तरह से रहते कि नहीं रहते, आपको पता होगा। हाँ, और ये टेट्राहेड्रल के रूप में क्यों रहते हैं, इनके ऊपर क्या मिलती है, ऐसी कोई लेयर मिलती है इनके ऊपर, पढ़ी हो तो, कौन सी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब इनका मियोसिस होता है, मियोसिस होने के बाद ये माइक्रोस्पोर चार टेट्राड के रूप में रहते हैं। बस एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो ऑब्वियसली चार माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, तो ये चारों माइक्रोस्पोर एक टेट्राड के रूप में रहते हैं और ये टेट्राड के रूप में
कब तक रहते हैं और क्या ऐसा फैक्टर है जो इनको मजबूर कर रहा है कि टेट्राड के रूप में रहेंगे। दरअसल क्या होता है, इन चारों के ऊपर मिलता है एक लेयर, और वो लेयर होती है कैलोस की लेयर। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं इन वैसे आगे आ जाएगा कोई बात नहीं, इन माइक्रोस्पोर के ऊपर मिलती है एक लेयर, और ये लेयर होती है कैलोस की लेयर। और ये कब एक दूसरे से अलग होते हैं, एक क्योंकि आपको पता है कॉलम में डेसिस ऐसे तो टेट्राड के रूप में होता नहीं, एक एक करके तो होता है, एक एक कॉलम के रूप में। तो ये कैसे अलग होते हैं, जो टैपेटम होती है, ये टैपेटम एक एंजाइम सीक्रेट करती है, कौन सा एंजाइम, कैलेस, ठीक है। टैपेटम एक एंजाइम सीक्रेट करती है, और एंजाइम कौन सा होता है, कैलेस। आप लोग मत लिखना क्योंकि मैं आगे देखूंगा। टैपेटम एक एंजाइम सीक्रेट करती है, वो एंजाइम कौन सा है, कैलेस एंजाइम। ये कैलेस एंजाइम इस कैलोस पर रिएक्ट करता है और कैलोस से क्या करता है, डिसइंटीग्रेशन करता है। जैसे ही कैलोस का डिसइंटीग्रेशन होगा, सारे माइक्रोस्पोर अलग हो जाएंगे, और इनके अलग होते ही जो ये टैपेटम में प्रोयूज बॉडीज और ये सब प्रेजेंट है, इनका नंबर इतना इंक्रीज हो जाता है कि टैपेटम वॉल घेरते हुए या टैपेटम वॉल से निकलते हुए कहां जाते हैं, माइक्रोस्पोर की कैविटी। तब तक नहीं आते ये माइक्रोस्पोर जो ये कैविटी में, तब तक ये टेट्राड के जैसे ही ये टेट्राड के रूप से फ्री हुए, ये जितना भी प्रोयूज बॉडीज है इसमें आ जाते हैं, और आने के बाद एक एक माइक्रोस्पोर जैसे देखो अलग हो गया, तो प्रोयूज बॉडीज में आएगा, आते ही इसके ऊपर क्या बना लेंगे, कवरिंग बना लेंगे, न्यूट्रिटिव कवरिंग हो जाएगी कॉलम के चारों तरफ, और ये कवरिंग जैसी हो जाएगी। अब इस प्रोयूबिश बॉडी को क्या बोला जाता है, यूबिश बॉडी। देखिएगा आप चाहे तो फर्स्ट पॉइंट में आपको दे रखा है, after the microspores separate from each other, the number of dictyosome increase a lot. At this time, proubish body finally cross through that capital cell membrane, capillary cell membrane cross करती है, which faces the locule. When this proubish body released from tapetum and cytoplasm enter the space between the membrane and cell wall of tapetal cell, these are coated by sporopollenin. Very important, mark करो ये मुझे ये बताना। ये प्रोयूबिश बॉडी किससे कोटेड हो जाती है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या है, इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द प्लांट किंगडम। हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल किंगडम इज इनामल, एंड हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट किंगडम इज स्पोरोपोलेनिन, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्पोरोपोलेनिन से कोटेड हो जाती है ना, स्पोरोपोलेनिन से कोटेड होती है, इनको क्या बोला जाता है, यूबिश बॉडी। और अब ये यूबिश बॉडी उनको चारों तरफ से क्या कर लेती है, घेर। क्लियर है बच्चों, ठीक है। आपने पता नहीं ये बात सुनी है कि नहीं सुनी है कि कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके बारे में पता उनके पॉलन ग्रेन से चल रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्पोरोपोलेनिन। क्योंकि भाई देखो स्पोरोपोलेनिन केवल और केवल स्टिग्मा पर जाकर ही डिसइंटीग्रेट हो सकता है, उसको हम आर्टिफिशियली कैसे भी डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकता बाय द एनवायरनमेंट, वेदर, किसी से नहीं हो सकता। वो केवल और केवल स्टिग्मा के पास ही ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो स्पोरोपोलेनिन क्या हो सकता है, डिसइंटीग्रेट हो सकता है। अगर स्पोरोपोलेनिन डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है और पॉलन ग्रेन कहीं पड़ा है तो फिर वो पड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो कई सारे ऐसे कॉजेस हैं जिनके बारे में पता चला है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। यूबिश बॉडी के बारे में भी दे रखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। दीज आर स्मॉल राउंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर present in the extracellular sac of cell of the secretory or granular tapetum. They are hardly few microns in size. The Yubish body have a coating of sporopollenin on them. The function of Yubish body is to help in the exine pattern of pollen grain along with spore cytoplasm. बस यही तक याद रखना है। Coating of sporopollenin on them, and the function of Yubish body is to help in the exine pattern of pollen grain along with spore cytoplasm. यही पर्पस है, ठीक है। चलो इसके बारे में, डिक्टियोसोम के बारे में देखो। डिक्टियोसोम क्या चीज होती है, जैसे पेरोक्सिसोम होता है ना, पेरोक्सिसोम्स होते हैं, वही सेम चीज हम उसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। जैसे पेरोक्साइड्स बनते हैं, पेरोक्सिसोम्स में क्या बनते हैं, पेरोक्साइड बनते हैं, वैसे ही प्लांट्स में क्या रहते हैं, डिक्टियोसोम्स रहते हैं, जिनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है। इनके अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। बेसिकली अगर मैं प्लांट्स में बात करूं तो प्लांट्स के अंदर डिक्टियोसोम का जो मेन फंक्शन रहता है वो ये रहता है कि ये प्लांट में होने वाली जितनी भी एक्स्ट्रा सेलुलर केमिकल, जैसे मान लो मेरी बॉडी में कोई अगर केमिकल बन रहा है विच इज हार्मफुल टू माय बॉडी, तो उसको डिसइंटीग्रेट करने का काम कौन करेगा, मेरा बॉडी का पेरोक्सिसोम करेगा, ठीक है। तो सेम विद द प्लांट, उनके अंदर भी क्या होता है, डिक्टियोसोम होता है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। क्लियर, चलिए
इसके बाद डिवीजन इन कैपिटल सेल, ये इसमें पढ़ने लायक कुछ नहीं। छोड़ दो यार, कुछ भी नहीं, छोड़ दो, सीधे फंक्शन ऑफ कैपिटल से आ जाए। फंक्शन ऑफ कैपिटल, चलिए एक एक करके। पहला पॉइंट, tapetum is important for the insect as it plays a significant role in providing nutrition to the developing pollen grains. Second point, tapetum secrete enzyme callase, जो मैंने भी आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है, which help to separate the pollen grain of tetrad by dissolving their walls made up of cellulose। इसको अच्छा है कि आप callose लिख लो, cellulose लिखा हुआ है, इसको आप callose लिख लो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इफ कैलेज इज सीक्रेटेड प्रीमेच्योरली इन द इंटरसेक्ट बिफोर द टेट्राड सेल, द माइक्रोस्पोरोसाइट शो वेरियस डिग्री ऑफ मेल स्टेरिलिटी। इसमें क्या हो जाएगा, मेल स्टेरिलिटी। तो एक सही टाइम पर कैलेज सीक्रेट हो जाएगी, ऑब्वियस बात है, अगर कैलेज पहले सीक्रेट हो जाएगा, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड के रूप में जो प्रेजेंट है वो नहीं रहेंगे, और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड के रूप में क्यों प्रेजेंट है, ताकि अपनी पूरी मैच्योरिटी कवर कर ले, ठीक है ना, उसी के बाद तो रिलीज होगा। तो थर्ड पॉइंट, in many cellular during enzyme development, sporon colony present on rubish ganglion play a major role. Sixth point, it help in the, किसकी बात कर रहा है, it help in the formation of pollen kit, ये बात कर रहा है sporocolony की, जो कौन सीक्रेट कर रहा है, कैपिटल। तो it help in the formation of pollen kit and trichome which are deposited on the surface of pollen grain। आपको पता होगा pollen grain की क्या पाई जाती है, pollen grain, and this pollen grain is very useful क्योंकि पॉलिनेशन जो होता है या पॉलन जर्मिनेशन जो होता है, इट इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू द पॉलन किट, क्योंकि पॉलन किट में ही वेरियस कलर्स होते हैं, पॉलन किट की वजह से ही वो कैसा रहता है, स्लाइमी रहता है। तो जितना भी पॉलन ग्रेन में कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द पॉलन किट। तो इंसेक्ट्स जो इनकी तरफ आकर्षित होते हैं या इंसेक्ट की बॉडी से जो ये पॉलन ग्रेन चिपकते हैं, जो इनमें स्लाइमी मटेरियल होता है जिसकी वजह से इंसेक्ट की बॉडी से चिपकते हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द pollen grain, ठीक है। तो it helps in the formation of pollen grain which are deposited on the surface of pollen grain with the help of this pollen grain adhere together, ये एक साथ है, together है, together नहीं, together एक साथ है, adhere together and it is considered good for insect pollination mechanism, जो भी मैंने आपको सारी बात बताई। आप इस 8th पॉइंट को बस इतना लिखेंगे, pollen grain wall contain protein, pollen grain wall contain protein and these protein are derived from the capital cell, are derived from the capital cell, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आप इसको 8th पॉइंट मतलब 8th पर 9th लिखेंगे, आप इस पॉइंट को जो ए और बी दे रखे हैं, आप ए पॉइंट को 9th पॉइंट बना दो, 9th पॉइंट है, ठीक है। 9th पॉइंट है, when the pollen grains are wet, the protein are easily released and they cause allergy और hay fever in susceptible organisms। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म एनिमल्स होते हैं जिनको pollen grains से हो रहती है, आपने देखा होगा जब ये ऑटम सीजन जब आता है, जब ये सरसों में से, सरसों का होता है सल्फर, ठीक है, सरसों में क्या मिलता है, सल्फर, इसके पॉलन ग्रेन्स में क्या होता है, सल्फर होता है, तो बहुत से लोगों को एलर्जी हो जाती है, ठीक है ना, इट ऑल बिकॉज ऑफ द प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। The next 10 point है, the protein of pollen grain can recognize the compatible stigma, किसी स्टिग्मा पर जाकर इनको जर्मिनेट होना है या नहीं होना है, ये कौन डिसाइड करेगा, प्रोटीन। तो ये जितना भी पार्ट है, ये प्रोटीन, ये स्पोर पॉलन, ये कलर, ये स्लाइमी नेचर, दे ऑल आर पार्ट ऑफ द पॉलन किट। ये किसकी पार्ट है, पॉलन किट की पार्ट, ठीक है, पॉलन किट के ऊपर जो पॉलन किट प्रेजेंट है उसकी पार्ट।
चलो नेक्स्ट आ जाओ स्पोरोजीनस टिश्यू। The primary sporogenous cell of anther cell form microspore mother cell। क्या ये तो होगा ना भैया आपके बुक में, ये तो आपके सिलेबस में होगा ना, ये तो पूरा ही चैप्टर होगा, अलग अलग थोड़ी ना होगा। चलो the primary sporogenous cell of anther cell form microspore mother cell। The sporogenous cell does not undergo any division and function as microspore mother cell। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि किसी में sporogenous cell माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह डायरेक्टली बिहेव करते हैं या फिर डिवीजन होकर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है। अल्टीमेटली बनती माइक्रोस्पोर मदर सेल, चाहे डायरेक्टली भी फंक्शन करे माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह और चाहे इनमें डिवीजन हो, क्या बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में दोबारा डिवीजन होगा और ये क्या बनाएंगे आपके माइक्रोस्पोर। आगे बढ़ते हैं। इन फंक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल while in few plant there are division while in other the spore will undergo many division finally get converted into microspore mother cell। आप ये याद रखिए। The primary sporogenous cell of anther cell form microspore mother cell। ऊपर से सीधे आ जाओ बिहेवियर ऑफ स्पोरोजीनस सेल पर। बिहेवियर ऑफ स्पोरोजीनस सेल नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट हाँ बिहेवियर ऑफ स्पोरोजीनस सेल इन एंथर दो ऑल स्पोरोजीनस सेल आर पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल। सभी स्पोरोजीनस सेल क्या बनाएंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल व्हिच आफ्टर रिडक्शन डिवीजन फॉर्म माइक्रोस्पोर, जो कि रिडक्शन डिवीजन के बाद क्या बनाती है माइक्रोस्पोर। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर स्पोरोजीनस सेल डायरेक्ट माइक्रोस्पोर्स ना बनाकर कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल रिड्यूस हो जाती है। और ये चीज बहुत फाइन है, क्यों? क्योंकि ये केवल हमें यही देखने को नहीं मिलती है, ये चीज हमारी टेरिडोफाइट से शुरू हो जाती है, टेरिडोफाइट में भी मिलता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जितनी भी माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो सभी माइक्रोस्पोर ना बनाकर उसमें से 30% 50% माइक्रोस्पोर क्या हो जाती है स्टेराइल हो जाती है। तो क्या काम करती है केवल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है जो एक्टिव माइक्रोस्पोर है उनको। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट उसमें पढ़ सकते हैं इन Ophiopogon and Holoptella, few sporogenous cells become sterile, do not undergo meiosis, but provide nourishment to the developing microspore mother cell। ठीक है, बस एक ये एग्जांपल याद कर लो Holoptella का, बाकी नीचे बताना जोस्टेरा पे जरूरत नहीं। केवल Ophiopogon and Holoptella का एग्जांपल आप याद रखेंगे तो इसको आप ऐसे ही लिखेंगे। But in few plants sporogenous cell behave in a different manner, for example, और फिर आप ये फर्स्ट वाला पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, केवल इतना ही आपको लिखना है। अब आ जाइए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, a diploid cell is a microsporangium known as microspore mother cell। सही बात है, माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होगी डिप्लॉइड होगी तभी तो उसके अंदर मेयोसिस होगा। तो माइक्रोस्पोर a diploid cell is a microsporangium known as microspore mother cell undergo reduction division meiosis to form 4 haploid microspore। This process is called microsporogenesis। ये प्रोसेस क्या कहलाती है microsporogenesis। In other words, formation of microspore in the microsporangium of seed plant is called as microsporogenesis। तो अगर आपसे कोई microsporogenesis की definition पूछे तो आप क्या लिखेंगे formation of microspore in the microsporangium of seed plant is called microsporogenesis। आपकी definition ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। When meiosis is completed, ball formation takes place by following two ways। दो तरीके से बॉल फॉर्मेशन होता है, एक तो है आपकी सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस और एक है आपकी साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस। अब सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सबसे पहले देखिए सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस में
Generally in monocots, when meiosis first is over, a wall is formed which separates the two new formed nuclei. In this case, the wall formed is centrifugal in nature. A cell plate is formed in the middle which moves laterally. Callus is deposited on either side. This is middle lamella. These diet cell under meiosis second, and again a cell plate is formed separating the four cells. Simultaneous क्या होगा? Successive क्या होता है? भाई देखो नाम से समझ में आता है. Successive एक के बाद एक के बाद एक के बाद. Simultaneous एक साथ. कहने का मतलब ये है भाई डिवीजन कैसे होता है? आपको पता है meiosis होता है तो meiosis फर्स्ट और meiosis सेकंड. दो टाइप के डिवीजन होते हैं. सेल डिवीजन सब में. पहला डिवीजन होता है दो बनते हैं. दूसरा डिवीजन होता है चार. तो अगर पहला डिवीजन हो सेल वॉल बन जाए, दूसरा डिवीजन हो फिर सेल वॉल बन जाए. इस तरह से. ठीक है. तो दिस इज द सक्सेसिव डिवीजन. और साइमल्टेनियस डिवीजन क्या होता है? साइमल्टेनियस डिवीजन होता है ऐसे डिवीजन हुआ एक साथ चार बन गया फिर उसके बाद चार होते होंगे एक दूसरे से. दिस इज द साइमल्टेनियस. आएगा समझ में? एक के बाद हो दिस इज द सक्सेसिव डिवीजन. एक साथ हो जाए. सक्सेसिव डिवीजन जो रहता है उसमें आप बात करें. हाँ, सक्सेसिव डिवीजन में बात करें इसमें डिवीजन वॉल फॉर्मेशन होता है सेंट्रीफ्यूगल होता है. और जबकि साइमल्टेनियस डिवीजन जो होता है साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस में सेंट्रीपिटल होता है. सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंटर से दूर. सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर के पास. अगर ये याद नहीं रहते तो आप ऐसे याद रखें सेंट्रीफ्यूगल. एफ से क्या बनता है? फार. एफ से क्या बनता है? फार. तो सेंटर से फार यानी कि जो सेंटर से दूर जाएगा. वॉल फॉर्मेशन सेंटर से बाहर जाएगा. और सेंट्रीपिटल पी से पीटल और पी से पास. तो ऐसा जो सेंटर के पास जाएगा यानी कि बाहर से अंदर की तरफ. आगे बात समझ में? तो सक्सेसिव डिवीजन जो होता है इसमें नेचर कैसा होता है? साइटोकाइनेसिस का वॉल फॉर्मेशन का सेंट्रीफ्यूगल और साइमल्टेनियस में कैसा होता है? सेंट्रीपिटल. पीछे आपको शेप दे रखी है. पीछे देखो शेप दे रखी है. टेट्राहेड्रल शेप, आइसोबाइलेटरल शेप, रेक्ट्यूसेट, लीनियर टेट्राहेड और टी शेप. विद डायग्राम दे रखे तो आई होप आपको समझ में आ गया. चारों शेप पांचों है भाई. पांचों आपको समझ में आ गया. देन इसके बाद वही पॉलिनी और कंपाउंड कॉलन में इनके बारे में मैं बता चुकी हूं. इट इज प्रेजेंट इन द एस्टिपिडेसी फैमिली. बता चुकी हूं भाई इसके बारे में. जब सारे कॉलन में एक साथ डाइजेशन होता है आप पढ़ सकते हो. इन फैमिली माइमोसी the pollen they do not separate and form large unit. In family Asclepidaceae all microspore and sporangia adhere together to form a single structure which is termed as pollinia. ठीक है. चलिए तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. कोई डाउट हो तो आप लोग इसे पढ़ के आइएगा. अभी फिलहाल हम कुकुरबिटेसी फैमिली कर रहे हैं. ठीक है. कैसे करोगे? लिखोगे? क्या करोगे बताओ? बोलो. फोटो खींचोगे? छोटी सी यहाँ से छोटी और उसमें भी सारे डायग्राम भी बन रहे हैं. फोटो लोगे? फोटो लो या मैं दे दूं? पर तुम्हारा मैं खींच के तुझे भेज दूं. तेरे पास है ना फोन? ले ले तू इनको भेज दियो. इसमें शायद इन्फ्लोरेसेंस भी होगा. देखो मेरे पास इन्फ्लोरेसेंस की नहीं है. मैं शायद पूरी एंजियोस्पर्म की
घर जाके इसको क्लियर कर लेना कॉपी से ना, कॉपी में उतारते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, उसमें इंट्रोडक्शन खींचना है। हाँ, एक सेकंड। सुन लो आप लोग, मैं बोलती जा रही हूँ। इसका सिस्टमैटिक पोजीशन बैंथम और उत्तर के हिसाब से डाइकॉट, पॉलीपेटाइल, कैल्शियम क्लोरीन और पैसिफ्लोरीन। डिस्ट्रीब्यूशन है इसका कुकुरबिटेसी की फैमिली का। अगर देखें, एक 110 जेनेरा है और 640 स्पीशीज हैं, जिसमें से इंडिया में से 37 जेनेरा और 97, ठीक है, 97 इसकी क्या है स्पीशीज। इसका जो सबसे ज्यादा ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ है? हिमालय से, ईस्टर्न हिमालय। इसका जो नाम है कुकुरबिटेसी, वो किसकी वजह से? कुकुम्बर इसके अंदर आता है जिसका नाम है क्यूक्यूमिस सेटाइवस, क्यूक्यूमिस सेटाइवस, और रेड पंपकिन जिसका नाम है कुकुरबिटा मैक्सिमा, रेड पंपकिन कद्दू, ठीक है, इसमें है कुकुरबिटा मैक्सिमा। आपको ये दोनों एग्जांपल इसके याद रखने हैं। कुकुम्बर का आपको बॉटनिकल नेम याद रखना है क्यूक्यूमिस सेटाइवस, और रेड पंपकिन जिसका नाम है कुकुरबिटा मैक्सिमा। अब बात करते हैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की। तो ये कैसा है? हर्ब है, ठीक है, ये एक हर्ब है, एनुअल या पेरिनियल कैसा भी हो सकता है, और जो क्लाइंब करता है अपने टेंड्रिल्स की हेल्प से, बाय मींस ऑफ टेंड्रिल्स। इसकी अगर बात की जाए रूट, शूट, लीव्स और इन सब के बारे में, तो नीचे सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं इसके स्टेम से। स्टेम कैसी है? हमने बोला हर्ब है, तो कैसी होगी? ब्रांच है, हेयरी, 5 एंगुलर विद 2 ऑल्टरनेट रिंग ऑफ 5 वेस्कुलर बंडल ईच। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है कितने वेस्कुलर बंडल हैं, तो आप कितना मान करेंगे इसमें? केवल स्टेम इज यूजुअली हर्बेशियस, ब्रांच एंड हेयरी, ठीक है। आपको जो मान करना है इसमें क्या? स्टेम इज यूजुअली हर्बेशियस, ब्रांच एंड हेयरी। लीव्स में तुम लीव्स कैसी है? ऑल्टरनेट है। आप जानते हैं ऑल्टरनेट लीव्स कैसी होती है? एक नीचे एक इसके ऊपर इस तरह से। एक्सस्टिपुलेट, स्टिपुल नहीं होगी। लॉन्ग पेट्यूलेट, पेट्यूल बड़ी है। सिंपल बट ऑफन पामेटियर पिंडेटली लोब, यानी कि सिंपल है लेकिन पामेटियर कंपाउंड भी हो सकती है, ठीक है। इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, फ्लावर यूजुअली सॉलिटरी एक्सिलरी। अच्छा, ये वर्ड है सॉलिटरी एक्सिलरी, बड़ा आ रहा है, क्या मतलब है इसका? सॉलिटरी एक्सिलरी। इन्फ्लोरेसेंस में इसका वैसा अगर देखा जाए तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। सॉलिटरी एक्सिलरी का मतलब होता है ऐसा फ्लावर, जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा एक्सिल पर लगता है, ब्रैक्ट्स की एक्सिल पर लगता है फ्लावर। अगर ब्रैक्ट्स में तो एक ही फ्लावर लगा हुआ होगा, और कहाँ लगा हुआ होगा? एक्सिल पे लगा हुआ, या तो मेल हो है, हाँ, ठीक है। उसको नहीं, फ्लावर एक ही होगा, पुष्पों में नहीं होगा, फ्लावर एक ही है,
एक फ्लावर कंप्लीट हो सकता है यानी कि हर्माफ्रोडाइट हो सकता है, राइट। ऐसे थोड़ी मेल या फीमेल, दोनों भी हो सकते हैं, पर फ्लावर एक ही होगा, ठीक है, गुच्छे में नहीं होगा। तो सॉलिटरी एक्सिलरी और मेनली साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। साइमोस में आपको बता चुकी हूँ, जो टर्मिनेट हो जाता है बाय द फ्लावर। प्लांट मोनोशियस और समटाइम डायोशियस, यानी कि मोनोशियस यानी कि दोनों हो सकते हैं, मेल और फीमेल, और डायोशियस यानी कि एक हो सकता है, ठीक है। फ्लावर्स कैसे होते हैं, येलो या व्हाइट, यूनिसेक्सुअल, एक ही सेक्स हो या बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, साइजोपेरस, एक्टिनोमॉर्फिक है, पेंटामेरस है, एपिगाइनस। हमें यही याद रखना, हमें ये उसमें नहीं जाना पेरिगाइनस होंगे या, तो आप कह रहे हैं मैंने हमेशा आपको बोला हमें फर्स्ट वाला याद रखना है, सेकंड पे नहीं जाना, फर्स्ट वाला, ठीक है। कैलिक्स 5 forming a tube which is wholly adnate to the ovary in female, इतना नहीं जाना हमें। कैलिक्स हमें कितने याद रखने हैं, कैलिक्स इज 5, और एस्टिवेशन हमें क्या याद रखना है, इंडिकेट या वेलवेट, ठीक है। आप मार्क कर लेना, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या क्या चीजें मार्क करनी है। कोरोला, कोरोला फिर से क्या है, 5 है। कोरोला कैंपेन्युलेट, रोटेट और साल्विफॉर्म, तो आप क्या मार्क करेंगे इसमें, कैंपेन्युलेट, मैंने बताया था घंटे जैसी जिसकी आकार होती है, ठीक है, कैंपेन्युलेट। एस्टिवेशन कैसा है, इंडिकेट या फिर वेलवेट, जैसे ऊपर था कैलिक्स में वही है, इंडिकेट या वेलवेट। देन इसके बाद आ जाओ एंड्रोशियम में। एंड्रोशियम इज प्रेजेंट ओनली इन मेल फ्लावर, इन फीमेल फ्लावर इट इज आइदर एब्सेंट और रिप्रेजेंटेड बाय स्टेमिनोड्स। ये आप मार्क करेंगे। अगर फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, यानी कि अगर एक ही सेक्स प्रेजेंट है तो एंड्रोशियम केवल मेल फ्लावर्स में होंगे, फीमेल फ्लावर्स में या तो होंगे ही और होंगे तो स्टेमिनोड्स। व्हाट इज स्टेमिनोड्स, स्टेमिनोड्स जैसे कि हम कहते हैं ना वेस्टिजियल ऑर्गन, जैसे हम कहते हैं, जो हम बात करें इन एनिमल्स तो वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, यानी कि जो ये बताता है कि पहले यहाँ कुछ हुआ करता था लेकिन अब नहीं, जस्ट लाइक द स्टेमिनोड्स, हम इनको बोलते हैं स्टेराइल मेल पार्ट, ठीक है, स्टेमिनोड्स के रूप में होंगे। सीधे सबसे लास्ट लाइन पे आ जाओ, द एंथर्स आर एक्सपोज्ड एंड डेहिसेंस बाय अ सिंगल लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट, ठीक है, लास्ट लाइन। ये पूरा आपको अलग अलग उनका दे रखा है, तो इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता हमें जाना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट गाइनोशियम, गाइनोशियम इज प्रेजेंट ओनली इन मेल फ्लावर्स, इन मेल फ्लावर्स समटाइम्स इज रिप्रेजेंटेड बाय पिस्टिलो, जैसे वहां पर क्या है स्टेमिनोड, ये क्या है पिस्टिलो, ठीक है। गाइनोशियम इज यूजुअली 3 है, सिंकार्पस फ्यूज्ड है और इंफीरियर ओवरी, हमने आपको यहाँ पे बताया था एपिगाइनस कंडीशन फ्लावर में, ये एपिगाइनस कंडीशन, ठीक है। तो ओवरी कैसी होगी, इंफीरियर, हाइपोगाइनस होगी है तो ओवरी सुपीरियर और इंफीरियर होगी, ठीक है। प्लेसेंटा कैसा है, पेराइकल, प्लेसेंटेशन कैसा है, पेराइकल, देखिए 5th 6th लाइन है, 7th लाइन पेराइकल प्लेसेंटा, ठीक है। 7th लाइन में ये रखा है आपको पेराइकल प्लेसेंटा, तो आपको ये याद रखना है प्लेसेंटा कौन सा है, पेराइकल प्लेसेंटा। इसके बाद आ जाओ फ्रूट में, फ्रूट इज फ्लैशी बेरी लाइक, फ्रूट कैसा है, बेरी फ्रूट, ठीक है। सीड छोड़ दो, सीधे पॉलिनेशन आ जाओ। फ्रूट में बेरी टाइप का है, पॉलिनेशन इंसेक्ट पॉलिनेटेड एंटोमोफिली, ठीक है। पॉलिनेशन कैसा है, बाय द इंसेक्ट्स एंटोमोफिली। सीड्स का डिस्पर्शन कैसे होता है, पोलन ग्रेन्स का तो कैसे होता है, बाय द इंसेक्ट, और सीड्स बाय बर्ड्स और एनिमल, सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसके बाद फ्लोरल फॉर्मूला दे रखा है, मेल फ्लावर का अलग दे रखा है और फीमेल फ्लावर का अलग दे रखा है, बिल्कुल सेम है दोनों का, बस किसमें अंतर आ जाता है, कंडीशंस में। अगर मेल है तो आप इसमें मेल बनाएंगे, फीमेल है तो फीमेल। अगर मेल फ्लावर है तो एंथर बनते हैं और गाइनोशियम 0 हो जाता है, और फीमेल फ्लावर है तो एंथर 0 और गाइनोशियम 0, ठीक है ना, वही सेम चीज है। इसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको दे रखी है, तो इसमें से आपको वो याद करने में पहले बता देती हूँ जो आपको पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम जो अपने घर में पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं, लौकी पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको लौकी का नाम याद रखना है, बॉटल कोड कहते हैं और इसको लेजेनिया सिजेरिया इनको कहते हैं। खीरा का क्यूक्यूमिस सटाइवा, तरबूजा का क्यूक्यूमिस मेलो, तरबूज का सिट्रस लिनेटस,
ककड़ी का, क्योंकि मैं इसमें वेराइटी याद रखनी है, क्योंकि दो है, ठीक है, की खरबूजे की भी है और ककड़ी की भी है, तो वेराइटी आप याद रखनी है, ठीक है। तो आपको इसमें वो सब याद रखना है जैसे सीताफल, टिंडा, तरबूज, कद्दू, करेला, ये सब आप याद रखेंगे जो आप खाते हैं। आ रही बात समझ में? ये आप याद रखेंगे, ये आपको आसानी से याद नहीं होंगे और आपके लिए यूजफुल भी है। बस खत्म कुछ बेटे इसी का, कितना सा टाइम, ठीक है भाई। फर्टिलाइजेशन तो क्रॉस होगा ना, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ये मेल फ्लावर, ठीक है, इस मेल के अंदर फीमेल स्टेराइल, ये फीमेल फ्लावर, तो इसमें से जाएगा ना, इसका पॉलन किसमें जाएगा? सेल्फ फ्री क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। और कोई डाउट? चलिए आज आपकी कंप्यूटेसी हो गई और हम इसमें आगे बढ़ते हैं। बुक ले जा रही है आज।